सर, पहला सवाल जो सबके दिल में आता है वो ये है कि वास्तु क्या है? वास्तु एक एंशियंट साइंस है, लगभग 4000 साल पुरानी। हमारे 4 वेद हैं, उसमें चौथा वेद अथर्ववेद है। उसका उपवेद है स्थापत्य वेद। वहाँ से ये शास्त्र चला। तो ऋषि मुनि वास्तु शास्त्र का जो इस्तेमाल करते थे वो लंबे लंबे 1000 साल तक के यज्ञ की परंपरा है हमारी। उसमें वेदी कैसे बने, यज्ञशाला कैसे बने, उसमें उसका उसका उपयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये विद्या जो है राजाओं और ब्राह्मणों तक फैली, और फिर बहुजन हिताय ये हमारे ऋषियों ने इसको सबके लिए प्रसारित किया कि हर व्यक्ति अपने घर में सुखी रहे। तो वस धातु से बना है वास्तु। वस का मतलब है वास करना या निवास करना। आपका निवास स्थल इस तरह से हो कि वो प्रकृति के ऊर्जाओं से वो अलाइन हो, उसके कुछ नियम हैं। उस शास्त्र को हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। वैसे स्पेसिफिकली अगर आप देखें जाए तो कोई वास्तुशास्त्र नाम की बुक जो है, अगर आप ढूंढने जाओगे तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जिस बुक का रेफरेंस हमारे वास्तुशास्त्र में, जिस ट्रीटी का रेफरेंस है, वो सबसे जो प्रोमिनेंट बुक है वो है विश्वकर्मा प्रकाश, जो ब्रह्मा जी ने विद्या सनकादिक ऋषियों से होती हुई विश्वकर्मा जी को दी और विश्वकर्मा जी ने जगत प्रसारित करी। इसके अलावा सम्रांगण सूत्रधार, जय प्रच्छ, इस तरह के कुछ ग्रंथ हैं जिनसे कि ये वास्तुशास्त्र के सूत्र आते हैं। वास्तुशास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र है, लेकिन प्रचलित आज के दिनों में वास्तुशास्त्र के कुछ 100 सूत्र जो हैं वो काम में लाए जाते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर का पूरी नॉलेज अगर हम एंशिएंट साइंस से करें तो वो ऑब्सोलीट हो गई है। तो एक वास्तुशास्त्री का धर्म है या कर्म है कि आपको ऐसा घर बना के दे जिसमें आप प्रॉस्पेरस हों, सुखी हों, आनंदित हों, जीवन का आनंद ले सकें, मज़ा ले सकें, और घर की एक समन्वय की भावना रहे। ऐसा घर वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार बनाएं तो आदमी का जीवन सुखी रहता है। तो सर, वास्तु दोष अगर किसी घर में हो तो वो किन किन चीज़ों को इम्पैक्ट करता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार जहाँ जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर वहाँ पर वो है तो उसको दोष की संज्ञा कही जाएगी। ऐसे माने कि नॉर्थ और ईस्ट दो प्रोमिनेंट डायरेक्शंस हैं। ईस्ट जो है हमारी प्राण ऊर्जा के संचार की दिशा है, और उत्तर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय गुरुत्व की दिशा है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई भारी सामान हो, कोई टॉयलेट हो, कोई स्टोर बन जाए, तो वहाँ से आती हुई जो ऊर्जाएं हैं वो बाधित होती हैं हमारे घर में आने में। तो उत्तर से जैसे धन का संचार होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में उसको कुबेर की दिशा कहा गया है। पूर्व से प्राण ऊर्जा का संचार होता है, वहाँ का जो अधिपति ग्रह सूर्य है। और अगर आप देखें तो जितनी भी एनर्जी साइकिल्स हैं वो सारी की सारी सूर्य से चल रही हैं। तो अगर वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस हो गई, स्टोर से, सीढ़ी से, ऊंचाई से या टॉयलेट से, तो प्राण ऊर्जा में बाधा आएगी, और उससे हमारे घर के अंदर वो एनर्जी, वो लेवल ऑफ पावर, विगर, फोर्स नहीं रहेगा जिससे हमें वर्क करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये वास्तु दोष है। अब 8 प्रोमिनेंट डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब में क्या क्या होना चाहिए वो वास्तुशास्त्र में क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा जो दिशाओं की मिलन से जो दिशा बनती है उन्हें कहते हैं विदिशा। वी जहाँ लग जाता है मीन्स वो विशेष दिशा हो जाती है। तो नॉर्थ और ईस्ट के मिलन से बनता है ईशान कोण, साउथ और ईस्ट के मिलन से बनता है आग्नेय कोण, साउथ और पश्चिम के मिलन से बनता है नैऋत्य कोण, और पश्चिम और उत्तर के मिलन से बनता है वायव्य कोण। तो सब दिशाओं में दे रखा है कि वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। अगर वहाँ पर वो चीज़ नहीं है, उसकी एंटी चीज़ है, तो वो वास्तु दोष होगी। और सभी दिशाओं की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। मान लीजिए नॉर्थ में कोई वास्तु दोष हो तो व्यक्ति को धन से समस्या आती है। आज की तारीख में कैरियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फिगर है। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई वास्तु दोष है अगर किसी प्रकार का, तो आपको भाग्य से हीन हो जाता है घर। तो इसका मतलब उसके सारे काम बनने बंद हो जाएंगे। ईस्ट में अगर वास्तु दोष हो तो जैसे मैंने बताया प्राण की दिशा है, तो हेल्थ में दिक्कत आएगी, एनर्जी में भी दिक्कत आएगी। दूसरा सोशल कनेक्टिविटी का जो ये क्षेत्र है, क्योंकि सन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है पूरे के पूरे, और जगत नियंता कहते हैं हम सूर्य को। तो सन की डायरेक्शन में अगर आए तो सोशल कनेक्शंस खराब हो जाते हैं आपके। साउथ ईस्ट अग्नि में आए, जैसे अग्नि का नाम है एनर्जी, ऊर्जा, विगर, पावर, तो अगेन ये आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा और कैश फ्लो के अंदर दिक्कत करेगा। दूसरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो रेगुलेट करती है वो स्त्रियों के स्वास्थ्य को करती है। तो घर की स्त्रियां जो हैं वो लंबे समय तक बीमार हो जाएंगी। साउथ डायरेक्शन मंगल प्रधान डायरेक्शन है, तो ये फेम देती है और साथ में देती है आपको रिलैक्सेशन, आनंद और नींद। तो अगर साउथ में कोई दिशा में दिक्कत आती है तो व्यक्ति के घर में कुछ लोग इंसोमिक हो जाते हैं, उनको नींद ठीक से नहीं आती।
दूसरा नेम और फेम खराब होता है, ब्लेम लगने की संभावनाएं सर बढ़ जाती हैं। साउथ वेस्ट जो है वो वेस्ट और साउथ के मिलन से बनी हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है। अगर ये नीची रह जाए, यहाँ टॉयलेट बना हो, कुछ कचरा हो यहाँ पे, तो या बड़ी खिड़की लग जाए, तो व्यक्ति के घर में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अनस्टेबिलिटी आने से वो किसी भी तरह की हो सकती है, तो एक परिवार कई कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करता है। वेस्ट डायरेक्शन आकाश तत्व की डायरेक्शन है, शनि इसका ग्रह है। इस तरह सभी डायरेक्शन की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। वेस्ट में कोई दिक्कत आए तो व्यक्ति काम करता रहता है, लेकिन उसको धन संचय नहीं मिलता, उसको फलीभूत नहीं होता। और वायव्य में कोई दिक्कत आए तो संचार उसका बिगड़ जाता है, लोग सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि मैं करता तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरे नेबर्स मेरे साथ अलाइन नहीं है, मेरे मित्र मेरे से वो धोखा देके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी दिशाओं की अपने अपने वैल्यूज़ हैं, और अब वहाँ वास्तु दोष हो तो वो प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है। तो उसका इम्पैक्ट हेड ऑफ द फैमिली पे है या घर के सभी मेंबर्स पे हो सकता है? वास्तुशास्त्र बेसिकली पूरी फैमिली का शास्त्र है, ओके। लेकिन क्या है कि हर व्यक्ति की अपना भाग्य भी है, जिसको हम कुंडली के द्वारा देखते हैं। तो अगर जो दिशा का एक अधिपति ग्रह है, मान लीजिए किसी कुंडली में मंगल खराब है और घर में उसका साउथ खराब है, साउथ के डायरेक्शन का जो अधिपति ग्रह है वो मंगल, तो उस व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। घर के साथ साथ ऐसा नहीं कि घर के अगर 7 मेंबर थे, 7 के साथ वो सेम ही समस्या से ग्रसित होंगे, तो इसका एस्ट्रो connection वास्तु से इसका रिलेशन या कनेक्शन बनता है। तो जो उपाय हम इन दोषों को हटाने के लिए करते हैं, वो बने हुए घर में क्या चीज़ें डिमोलिश करके करने पड़ते हैं? क्योंकि नया बन रहा हो तो वहाँ शायद इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, बट ऑलरेडी जिनके घर बन गए हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशंस या आज की किस तारीख तरीके में से? जैसे सभी चीज़ें तरक्की पे हैं, तो हमारा वास्तुशास्त्र बहुत ज़्यादा उन्नति कर चुका है। अभी हम वास्तु में, जो पुराना वास्तु था वो तो यही कहता था कि इसको यहाँ डिमोलिश करके वहाँ पे बना लो, जिससे एक भ्रांति फैली जनता के अंदर की वास्तुशास्त्र बहुत जो है खर्चीली विद्या है, कि एक बार हम इसको कैसे करें, और पॉसिबल भी नहीं हो पाता। अगर हम किसी को कहें अपने घर की किचन डिमोलिश करके दूसरी जगह बना ले, तो उसके घर का सारा थीम, सारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, जो फिजिबल नहीं है। अभी हम एनर्जी के द्वारा बहुत सारे 800 तरह के यंत्र इस्तेमाल करके, कलर्स को इस्तेमाल करके, ऊर्जाओं को इस्तेमाल करके, कुछ पेंटिंग्स को इस्तेमाल करके, पर्दों के रंगों को इस्तेमाल करके हम वास्तु को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं रेमेडियल वास्तु। बिना तोड़े फोड़े आज की तारीख में वास्तु के रिजल्ट दिए जाते हैं, और मतलब तो व्यक्ति को वास्तुशास्त्र पढ़ने से कम और फल से ज़्यादा है कि उसकी जो हमारे पास किसी काम से आया है या कि जिस वास्तुशास्त्र के पास गया है, उसकी वो समस्या दूर हो जाए, बस ठीक है, सिंपल हो जाएगा। आज की तारीख में सिंपल है वास्तु करना, और इसका जो रिजल्ट है, चूँकि इस विद्या का प्रसार और प्रचार बहुत तेज़ी से हुआ, वो इसलिए हुआ कि इसकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत तेज़ है, कि इधर आपने वास्तु का उपाय किया और उधर आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। इसीलिए वास्तुशास्त्र का जो नारा है, वो दिशा बदलने से दशा बदल जाती है, वो बिल्कुल अपने आप में सत्य बैठता है। तो जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, क्या उनके लिए भी यही एप्लीकेबल होता है? उसका इम्पैक्ट, कईयों का 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर 11 महीने में नए घर पे जाना है, तो उन पर भी सेम चीज़ें लागू होती हैं, वही इम्पैक्ट हैं? अगर सूर्य पूर्व से निकल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से आ रही है, तो किराए के मकान में भी तो आ रही है ना। अगर आपने किसी की मांगी हुई शर्ट, मान लीजिए कुर्ता मैं किसी का मांग के पहन रहा हूँ और मैं इसमें अच्छा लग रहा हूँ, तो ये किराए का कुर्ता मेरे पे तो इम्पैक्ट करेगा ही ना। तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम किराए के मकान को? और ऐसा अक्सर देखा गया कि जब भी हम किराए के मकान में रेमेडीज करते हैं, व्यक्ति अपने घर में शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब उसका लाभ उसको इस रूप में मिलता है, क्योंकि वास्तु का 99% लाभ ये आता है कि व्यक्ति 2-3 साल के अंदर अपना खुद का घर खरीद लेता है, प्रॉपर्टीज़ उसकी बननी शुरू हो जाती हैं या कारें बननी शुरू होती हैं। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कुंडली के चौथे भाव पर पड़ता है। तो माता, वाहन और मकान, प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये कुंडली के चौथे भाव से देखी जाती हैं। तो जैसे ही मकान में शुद्धता करते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो आपने कहा कि यंत्र लगाने से ये हम एनर्जी शिफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं, तो किराएदार जब शिफ्ट करे दूसरे घर में, तो वही यंत्र ले जा सकता है या उसको फिर से नए लेने? जिस तरह से हम फ्रिज, टीवी या अपना फर्नीचर लेके जाएंगे, वो यंत्र अपने साथ ले जाएगा। वास्तु दोष हर जगह कुछ ना कुछ तो रहते ही हैं, जो वहाँ पे इस्तेमाल हो सकते होंगे वो वहाँ इस्तेमाल कर देंगे। इसको काफ़ी लोग मानते हैं कि ये एक बहुत खर्चीला काम है कराना वास्तु घर में, तो इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में कुछ? 0 से लेकर कुछ लाख तक में इसकी कॉस्ट है। 0 ऐसे समझ लीजिए, अगर हम किसी को कहें कि भाई अपने घर के पर्दे बदल लो, सीनरी बदल लो, सोफे के ऊपर नए कवर डाल लो, तो उसमें क्या कॉस्ट आएगी? कुछ हज़ारों में हो जाएगा। 100 रुपये से अगर किसी को कहा कि एक सीनरी यहाँ पे लगा लो, ग्रीन सीनरी यहाँ लगा लो, वाटर
एलिमेंट के लिए एक एक छोटा सा फिश पॉन्ड रख लो, तो इसमें क्या खर्चा आएगा? तो लेकिन जब एनर्जी शिफ्ट करते हैं तो कुछ खर्चा आता है, मतलब वही कुछ 100 से लेकर और कुछ लाख, लेकिन फिर भी वो सब अगर कोई एक व्यक्ति सोचे कि मैं किचन तोड़ूं, तो आज की तारीख में किचन का जो मिनिमल फर्नीचर है या जो मिनिमल उसकी वार्डरोब्स बनती हैं या डिज़ाइनिंग होती है वो 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में आती है। नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल है। तो इससे कहीं कम में, शायद 10वें% पार्ट में पूरा घर शुद्ध हो जाता है और फिर उसका इम्पैक्ट पूरे घर को पूरे आता है। घर को आता है। तो सर जिस तरह ये इम्पैक्ट घर को आ रहा है, इसी तरह का ये बिजनेस, वर्क प्लेस, इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्रीज, क्या इन सब पर भी एप्लीकेबल होगा? जहाँ पर धरती है और जहाँ पर आप मकान बनाना चाह रहे हैं सब जगह एप्लीकेबल होगा। इंडस्ट्रियल वास्तु इज़ एन एंटायरली डिफरेंट फील्ड, जहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ की वास्तु करते हैं। मैंने कई हज़ार फैक्ट्रीज कर ली हैं, क्योंकि इंडस्ट्री हमारा रीढ़ की हड्डी है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इकोनॉमी। वहाँ पर अगर एक मशीन कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, सपोज कि उसकी जो प्रोडक्शन पावर है 1 घंटे में 1000 प्रोडक्ट बनाने की है और 1 रुपया भी उसका अगर मार्जिन लगाएं तो 1 घंटे में 1000 का लॉस हो जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए अगर हम वास्तुशास्त्र के नियमों को इंडस्ट्री में अपनाएं तो इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से फ्लरिश होती है और साल 2 साल के अंदर इंडस्ट्री वाला दूसरी फैक्ट्री लगा लेता है। सर वास्तु को क्या हम कुंडली या न्यूमरोलॉजी इन चीज़ों से जोड़ सकते हैं? वास्तु और कुंडली भाग्य में एक चीज़ कॉमन है, वो है ग्रह। तो कहीं ना कहीं जोड़ बनता है। एस्ट्रो वास्तु एक एंटायरली डिफरेंट फील्ड है जिसमें हम वास्तु, चूंकि रेमेडियल वास्तु की बात कर रहे हैं, तोड़ फोड़ तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसमें हम कुछ रेमेडीज एनर्जी की यूज़ कर लेते हैं, कुछ फेंगशुई की यूज़ कर लेते हैं, कुछ अपनी शास्त्रीय ग्रहिक रेमेडीज़ को यूज़ करके, क्योंकि एंड रिजल्ट मैंने आपको बताया कि हमारे क्लाइंट का या जो हमारे संपर्क में व्यक्ति आ रहा है उसका बेनिफिट होना चाहिए। तो क्लाइंट या व्यक्ति को इस बात की कोई नॉलेज नहीं है कि आप उसको क्या सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो आप एस्ट्रो का सॉल्यूशन दें, न्यूमरो का सॉल्यूशन दें, फेंगशुई का सॉल्यूशन दें, एनर्जी का सॉल्यूशन दें, तो वो सब के सब वर्क करते हैं। अब आप ग्रह का सॉल्यूशन कैसे देंगे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मंगल ग्रह है, साउथ उसकी प्रोमिनेंट डायरेक्शन, तो मंगल का रंग लाल होता है। तो अगर हम साउथ में लाल रंग लगा दें तो ये एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी हो गई। बहुत सिंपल सी बात है। या अगर हमें उस दिशा को उठाना है, मान लीजिए उस दिशा में कट है, आपको नेम फेम से दिक्कत आ रही है, रेस्टलेसनेस आ रही है घर में, तो आप कुछ मूंगे के पत्थर को वहाँ ड्रिल करके डाल दें तो उसकी एनर्जी को अपलिफ्ट हो सके। आज की तारीख में मैंने जैसे बताया कि ये वाली साइंस जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है, इसमें बहुत सारे जोड़ हुए हैं। तो आज की तारीख में हम यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर या इस तरह की किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से उसकी ऊर्जा को हम माप सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर कोई ऊर्जा है तो उसकी कोई ना कोई यूनिट भी है, मेजरमेंट। हाँ मेजरमेंट भी है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी देन देयर वी कैन मेजर द एनर्जी। तो उस वेवलेंथ को, उस ऊर्जा को हम माप के सामने सामने दिखा सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आज की तारीख में आ रहा है। और जो आजकल लोग यूट्यूब या गूगल से देख के रोज़ नए उपाय, वो फेंगशुई के या किसी के घर में रॉक सॉल्ट रख लें, तुलसी लगा लें दोबारा आंगन में, इन सब पर जाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में बताएं। या क्या सही सोर्स होगा? हिंदुस्तान में ये एक प्लस भी है और एक ये माइनस भी है कि अगर आप सोचें कि हिंदुस्तान में कितने डॉक्टर्स हैं तो आप कहेंगे कि एक मेडिकल कॉलेज से 60 एक डॉक्टर हो रहे हैं। अगर मान ली 1000 मेडिकल कॉलेज हैं देश में तो 60,000 डॉक्टर हर साल पैदा होने चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे घुटने में दर्द है अपने पड़ोसी से, तो वो भी एक दवाई बता देगा आपको, है ना। तो गूगल एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है आज की तारीख में, व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन सेंटर है, लेकिन नीम हकीम खतराए जान हर जगह ही होती है। ठीक है, आपने मेडिकल स्टोर से लेके पैरासीटामोल खा ली, डिस्प्रिन खा ली, जनरल दवाइयाँ आपने खा ली, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको कोई वाकई सीरियस मैटर है तो उसमें ये सारी चीज़ें खुद से करने में नुकसान रहता है। तुलसी का पौधा, चूँकि हमारा जो हिंदू धर्म है वो गौ, गंगा, तुलसी और गीता, ये 4 स्तंभ हैं उसके ऊपर टिका है। तो अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो बेस्ट है वो। और उसकी डायरेक्शन में बता देता हूँ, या तो सेंटर ऑफ हाउस में लगाइए, पहले अर्गला बनाने की हमारे यहाँ रिवाज था, या अगर आपको नहीं मिलता तो ईस्ट में लगाइए, क्योंकि ईस्ट से सोर्स डायरेक्शन, वहाँ से सूर्य की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा आती है। इस प्रकार से आप कुछ रेमेडीज ऐसे कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट आज की तारीख में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो वर्क करता है, इसमें शक की कोई बात नहीं, क्योंकि सॉल्ट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू एलिमिनेट नेगेटिव एनर्जीज। अब आप पूछेंगे नेगेटिव एनर्जीज क्या होती हैं, तो वास्तु में आज की तारीख में नेगेटिव एनर्जीज का बहुत बड़ा रोल है। पहले जब हम वास्तु करते थे तो इनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे और इनको धकियानुसी मान के हम लोग इनको अवॉइड करते थे, है ना। तो आज की तारीख में जैसे नज़र हो गई, बंधन हो गए, टोटका हो गया, या कोई एंटिटी आपके साथ चल रही है, ये भी हम स्कैनर या किसी मशीन के माध्यम से
इसको बता सकते हैं और बहुत रेडिली रिमूव हो जाती है। मतलब इसका कोई हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके ऊपर IR या कोई ब्लैक मैजिक आ गया तो आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपके सिर के ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ेगा। सारी दुनिया ऐसे रह ही रही है और बहुत लोगों को ये वहम रहता है कि कोई मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करता रह रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। ये केवल ऑरा के ऊपर जो आपका कुछ खराब पैच आ जाते हैं, क्योंकि हमारा आना जाना, हम एक वी आर अ सोशल मैन, इज़ अ सोशल एनिमल, हर जगह आएगा जाएगा, कभी हॉस्पिटल भी जाएगा, कभी वो शमशान घाट भी जाएगा, कभी किसी चौक से भी निकलेगा। तो जैसे हमारे कपड़े गंदे होते हैं वैसे हमारे शरीर में से बायोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निकल रही है, जिसको हम ऑरा कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो डिस्टर्ब होती है तो उसके कोई ना कोई इम्पैक्ट आता है। और ये बहुत आसानी से आप छोटे छोटे उपाय करके, कभी मौका मिलेगा तो इसकी डिटेल चर्चा करेंगे कि ये कैसे हटेंगे। और ये कोई डरने वरने वाली बात नहीं है, जैसे आप ऑरा क्लीन करेंगे और वो हो जाएगा। एक छोटी सी टिप बता देता हूँ, जैसे तुलसी का पौधा लगाने से बहुत फ़ायदा होता है, उसी तरह अगर आप घर के सेंटर में और आग्नेय कोण में कपूर की टिक्की रोज़ जलाते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से हम बच जाते हैं। सॉल्ट लैम्प को अगर हम अपने घर के गेट पर या उत्तर दिशा में रखें तो भी, मैंने आपको बताया कि सॉल्ट हैज़ एन प्रॉपर्टी टू रिमूव नेगेटिव एनर्जीज, तो वो नेगेटिव एनर्जी से आप बच जाते हैं। इसीलिए उसका प्रसार जो है बहुत तेज़ी से है। सॉल्ट वाइपिंग यानी घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से आप किसी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रहते हैं। अगर आपको खुद में कभी लग रहा है कि मेरे को क्या कहते हैं, थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग लो इन माई वर्क प्लेस, और ये अपने आप में कुछ लो हो गया, तो आप सॉल्ट बात करिए एंड इट गिव्स एम्पल रिजल्ट्स। दूसरी बात यह है कि 5 तत्वों का समन्वय जो है वो वास्तुशास्त्र है, इन्हीं के संघात से सारी की सारी रेमेडीज बनती हैं। तो अगर हम इनको घर के अंदर स्थापित कर दें, किसी तरह से बुला लें और डेली बुला लें, तो आप देखिए कितना चमत्कार होता है। तो पहली जो तत्व है वो है जल। तो अगर हम जल के ऊपर बात करें तो हमारे को जल की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो क्लीनिंग, तभी हमें रोज़ नहाना पड़ता है। हम कार भी अपनी वॉश करते हैं, घर को भी जल से वॉश करते हैं, तो इट्स एन क्लीनिंग प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है उसका फ्लो। तो अगर हम नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ जल तत्व को स्थापित कर दें, मान लीजिए एक झरने की तस्वीर लगा दें, या हम फिश पॉन्ड रख दें, या गोल बॉटल में सिंपल नॉर्थ ईस्ट में हम पानी रख दें जिसको हम रोज़ बदल पाएँ, तो वो जल तत्व आ गया आपके घर के अंदर। तो आपका काम धंधा बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा है एलिमेंट हमारा जो है वो है एयर। आप हवा को कैसे लाएंगे? अगर आप अपने घर की खिड़कियाँ खोल लें, पर्दे हटा लें, क्योंकि मैं देखा है कि जितने बहुत सुंदर सुंदर घर बनते हैं उनमें लोग बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगाते हैं, उसके बाद मोटे मोटे उसके ऊपर पर्दे लगा देते हैं, तो आकाश प्रकाश ऊर्जा का जो सारा स्पंदन है, खेल, सारा वाइब्रेशन बिगड़ जाती है। लाइट हैज़ इट्स ए सोर्स एनर्जी। तो अगर आप 12 बजे तक अपने घर के सारे पर्दे खोल के रखें तो देखिएगा कि कितना अच्छा इम्पैक्ट आता है। दूसरा है अर्थ। अर्थ की जो तत्व है वो गंध है, सुगंध जो है अर्थ का एलिमेंट है। तो आप घर में अपने अगरबत्ती अगर जलाते हैं घर के सेंटर में या पूजा स्थल में, और उसको सारे घर में अगर आप घुमाएं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। दूसरा हमारा जो एलिमेंट है वो है आकाश। आकाश का जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है साउंड। तो अगर आप घर के अंदर तेज़ म्यूज़िक बजाएं, सुबह आप भजन चलाएं तेज़ आवाज़ में, आप पॉप म्यूज़िक सुने, तो वो एक ऊर्जा जनरेट करती है, आपके अंदर एक उत्साह आता है। घर जो बिल्कुल जो डल पड़ा था वो एकदम खिल के आ जाएगा। अगली ऊर्जा है हमारी अग्नि। अग्नि के लिए मैंने आपको वजह से बताया कि घर के सेंटर में और साउथ ईस्ट में अगर हम कपूर जलाएं, या छोटा सा हम हवन करें, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति यज्ञ के ऊपर डिपेंडेंट है। आप 5 मंत्र, गायत्री मंत्र का एक हवन कर लें, पूरे की पूरी आपके घर में शुद्धता रहेगी, एयर फ्लो अच्छा रहेगा। शंख बजाने से, घंटी बजाने से वाइब्रेशनल फोर्स बढ़ती है। छोटे छोटे उपाय करने से सब तरह की नेगेटिविटी दूर होती है, और ये सबका इम्पैक्ट जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है मैनिफेस्टेशन का माइंड है, वो कॉन्शियसली आपको उस तरफ लेके जाएगा जो आपके लिए रहा सही। तो जैसे ये वैदिक उपाय कुछ हो गए या ये कपूर का जलाना, क्या ऐसा है कि कुछ रिलीजियस चीज़ें आने से अलग रिलीजन के लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करते? क्या ये आपने जनरली देखा है, या हम लोग कुछ लोगों में मान्यता है, लेकिन 5 एलिमेंट तो सभी रिलीजन में है ना। अगर आप धरती से लेकर और पूरा ब्रह्मांड भी देख लें तो इन 5 एलिमेंट से रहित नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि मुझे तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, तो वो कोई और पौधा लगा ले, ऑक्सीजन एमिटिंग कोई और प्लांट लगा ले। अगर पर्दा अगर कोई हटा रहा है तो उसमें कोई रिलीजन आपको क्या कह रहा है? ठीक है, आपको पर्दा हटाना ही है। अगर हम कह रहे हैं आप म्यूजिक सुनो, तो अपने रिलीजन का म्यूजिक सुन लो। अगर आपको इंसेंस स्टिक चलानी है तो अगरबत्ती की जगह आप कपूर जला लो, लोबान जला लीजिए, या आप ये जो आजकल रेडीमेड ऑरा डिफ्यूज़र्स आते हैं इन्हें रख लीजिए। इसमें रिलीजन का कोई मैटर नहीं है।
कोर्सेज के बारे में बताइए, क्या क्या लेवल्स होते हैं और कौन सीख सकता है इसको? कोई भी व्यक्ति, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, ओके। वो सीख सकता है। इतनी आसान विद्या है ये, और मेरे हिसाब से सबको सीखनी चाहिए। क्योंकि हमारा, जब हम इन उपायों को या इन शास्त्रों को मानते थे, अपने ज़िंदगी वैदिक हिसाब संस्कृति के हिसाब से जीते थे, तो हमारा देश था सोने की चिड़िया। बिल्कुल। और उसके बाद बीच में जो है ये हमारे, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इन सब हमारी विद्याओं को क्या कहते हैं, सांप सपोरों का देश और टोने टोटके करने वाला का देश कहकर हमारे दिमाग के अंदर वो बिल्ड कर दिया, और हमारी कनेक्टिविटी प्रकृति से हटा दी। आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा विश्वास करने लगे। अब आप बताइए कि एक ताज़ा सेब लेकर आप खा रहे हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, सबको पता है ये बात। उसका क्या इम्पैक्ट है कि आप एक डब्बा बंद सेब का जूस पी रहे हैं, जो कि पता नहीं कब से बना, पैक हुआ 5-6 महीने पहले बना, उसके अंदर इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स डले, उसकी फिर कैनिंग हुई, उसकी टैनिंग हुई, उसके बाद कैन में आपके सामने पेश कर दिया कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, और हम उसको कई गुना ज़्यादा पैसे लेकर हम उसको तो हमारे को उन्होंने बना दिया है कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब दे कैन कंज्यूम यू, दे कंज्यूम। हाँ, दे आर कंज्यूमिंग अस। Okay. हम कंज्यूमर है तो हम, इसका मतलब वी आर कंज्यूमिंग। हमें ऐसा लग रहा है कि हम वी आर कंज्यूमर, तो हम कोई चीज़ को इंटेक कर रहे हैं, पर मल्टीनेशनल कंपनीज या जो एलीट ग्रुप है वो हमारा They are कंजम्पशन कर, दे आर कंज्यूमिंग। तो वापस अपने संस्कृति की तरफ जाना है, वापस प्रकृति की तरफ जाना है, तो ये सारे के सारे हमारे को अपनाने पड़ेंगे। अगर कोई आपसे कोर्स करना चाहे तो कैसे आपसे कांटेक्ट करे, क्या मोडालिटीज है? मेरा नंबर आपके चैनल पे आ जाएगा, और हम कोरोना काल में हमारे देश की वृद्धि और हमारे वास्तु में बढ़े, इसके लिए हमने कुछ बहुत इकोनॉमिक एंड बेस्ट कोर्सेज जो हैं वो बनाए। तो हम रोज़ रात को अप्रॉक्सीमेटली 7 से लेकर और 11 बजे तक, डिपेंडिंग ऑन टाइम स्लॉट्स, लोगों को जूम मीटिंग पर पढ़ाते हैं। और जिसका अगर सीखने में इंटरेस्ट हो तो उसका सदा स्वागत है, सदा स्वागत। तो उसमें आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह भी दिखाते हैं? प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम अगर जैसे कोरोना काल के बीच में अगर कोई लहर ना आ रही हो तो हम लाइव उसको किसी अच्छी जगह के प्लेस में सेमिनार के रूप में उसको लेकर जाते हैं, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज सारी की सारी दी जाती है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है, जितनी रेमेडीज़ हैं वो सारी की सारी बताई जाती है। बहुत आसान है, मतलब एक गृहिणी भी इसे कर सकती है, बच्चे तो नहीं, खैर 18 के ऊपर के जो समझदार बच्चे हैं वो हमारे उसमें बैचेस में बहुत सारे हैं। तो हमारा जो ग्रुप है वो 18 साल से लेकर 75 साल तक के लोगों का है। अगर हमारा देश की यूनिट है एक परिवार, अगर एक परिवार बढ़ जाए तो इससे खुशी की बात क्या है? अगर सभी लोग अपलिफ्ट हो जाएं तो हमारा देश एक बार अपलिफ्ट हो जाएगा, तरक्की की राह पे चलेगा। ये विज़न लेकर मेरी संस्था वास्तु जस्ट फॉर यू, जो कि ISO है, वो ये विज़न लेकर चली है, और हमने अब तक अप्रॉक्सीमेटली 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है इसी पेंडेमिक के पीरियड में। और ये एक अच्छा प्रोफेशन बन सकता है कि आप अच्छे से इसको अगर आप सीखते हैं, करियर ओरिएंटेड, हाँ करियर ओरिएंटेड है ये, अगर आप इसको करते हैं तो आपका करियर भी इसमें बनेगा, और पूरी की पूरी जो भी सुविधा है बैक एंड की वो सब हमारी संस्था प्रोवाइड कराती है। तो आपके मतलब एक बार किसी ने कोर्स कर लिया और फिर उसको जो रेमेडियल प्रोडक्ट्स चाहिए वो भी वो आपसे, हाँ ये जोड़ तो हमेशा के लिए ही रहता है। ओके। अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो कोई फ्रेंचाइजी मोड है या किस तरीके से वो बाद में आपसे जुड़े जब कोर्स हो? पहले कोर्स सीखिए, उसके बाद फ्रेंचाइजी है, ओके, वो भी है, लेकिन पहले उसको उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप अपने लिए, अपनों के लिए वास्तुशास्त्र की सारी विद्याओं को अप्लाई करें। सबसे पहला बात यह है कि आप उसको सीख के पहले अपने ऊपर अप्लाई करें। आपको पता लगे कि हम कितनी गूढ़ और ग्रह से ऋषियों की इस वरदान को हम पहले अपने लिए ऑप्ट करें, आपको अच्छा लगे, आपकी तरक्की हो, तो फिर आप सबके लिए कर रहे हैं, हम आप साथ हैं। राइट सर, थैंक यू, आप हमारे चैनल में आए और अपना कीमती समय दिया, थैंक यू वेरी मच।